प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी सुधी दर्शकों का हम रंगमंच की दुनिया में स्वागत करते हैं। जिस प्रकार विज्ञान का चमत्कार मोबाइल है, उसी प्रकार कला का चमत्कार नाटक है। हमारा ये नाटक जिसका नाम है मोहब्बत के साइड इफेक्ट, एक हास्य नाटक है, लेकिन महज एक हास्य नाटक ही नहीं। इसमें पात्रों के नाम सलीम, अनारकली वगैरह वगैरह रखे गए। ऐसा सिर्फ मंच की सहूलियत को देखते हुए किया गया। यदि पात्रों के नाम बदल भी दिए जाएं, तो क्या फर्क पड़ता है? महत्व तो इस बात का नहीं है कि कौन बोल रहा है, महत्व तो इस बात का है कि वह क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। हमारा ये नाटक अधूरे दृश्य और बिखरी भाषा का ये नाटक है, जिसे आप जैसे समझदार दर्शक देखकर मुकम्मल करेंगे। हमने अपने इस नाटक में प्रसिद्ध रचनाओं, विचारधाराओं और कुछ प्रसिद्ध गीतों को भी सम्मिलित किया है, जो हमारी अपनी विचारधारा से मेल खाते हैं। देखिए, एक कल्पना कीजिए कि लैला मजनू, शेरी फरहाद, सलीम अनारकली यदि आज के दौर में मोहब्बत कर रहे होते तो उनका अंदाज़े मोहब्बत कैसा होता। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं नाटक मोहब्बत के साइड इफेक्ट। अनारकली, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। वो तो ठीक है शहजादे, पर कनीज आपके कागजात देखना चाहती है। अब आखिर मैं अपनी मोहब्बत का सबूत कैसे दूं? पहले तो आप अपनी नागरिकता का सबूत दीजिए। और वैसे प्यार तो अब जिंदगी में सेकेंडरी हो गया है। अनारकली, एक बार, बस एक बार मेरे दिल में झांक कर देख लो। बाप रे बाप, जब से आपके दिल में झांक कर देखी हूँ, मैं बहुत सहम सी गई हूँ। शहजादे, मुझे गलत मत समझना, पर आपका दिल आधार से लिंक नहीं है। मेरी मोहब्बत का यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद सितारे तोड़कर ला दूंगा। ओहो, मुल्क में वैसे इतनी तोड़फोड़ हो रही है, अब खुदा के वास्ते मोहब्बत में तोड़फोड़ की बातें मत करिए। वैसे मुझे चांद, तारे, सितारे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो 3 BHK का फ्लैट चाहिए, फ्लैट। 3 BHK का फ्लैट? हाँ, वो भी मॉड्यूलर किचन के साथ। अरे अनारकली, जरा समझो, मोहब्बत में चांद सितारे लाने का ही रिवाज है। अरे मेरी मोहब्बत का यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। नहीं शहजादे, कनीज को आपकी जान नहीं चाहिए। मोहब्बत में आशिक की जान ले लेना और ये ATM कार्ड को ब्लॉक कर देना जैसा काम है। ये जिंदगी
जिंदगी में मोहब्बत का वही मुकाम है जो मुकाम मकान में छत का होता है। सलीम, आपका ताल्लुक राजघराने से है, राजघराने से। और अब तो राजघराने के दिन भी लग गए। मैं तो किसी ऑफिसर से शादी करूंगी। अरे असली राज तो उसी के हाथ में है। ऑफिसर देश? हाँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऑफिसर भी बन जाऊंगा। चाहकर भी नहीं बन पाओगे, उसके लिए पढ़ाई जरूरी होती है जो कि तुम्हें नहीं आती। शिक्षा नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास दौलत है। अरे क्या दिन रात दौलत 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 करते हो? दौलत थोड़ा ही साथ जाएगा। हाँ तो साथ तो पढ़ाई भी नहीं जाएगी। तो क्यों माँ बाप दिन रात अपने बच्चों को परेशान करते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो? शहजादे, मोहब्बत करने के लिए इतना ही मचल रहा है तो मेरी दोस्त कविता से इश्क कर लो। कविता? वो जो किसी बैंक में जॉब करती है? अरे जॉब करती थी, अब छोड़। क्यों? अल्लाह, क्या बताऊं। अरे जब भी किसी कस्टमर को कॉल करती, हेलो मैं कविता बोल रही हूँ, पूरी याद हो तो ही सुनाना। अरे पर वो तो बहुत मोटी हो गई है। चुप रहो, मोटी नहीं हुई है, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। ये आजकल है कहाँ वो? अब अपने ही काम में बिजी है। खैर आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए क्या कर क्या रहे थे? अच्छा एक बात बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं हमसे? हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं नाज़िल। वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर उस साइड इशारा कर रहे हो उस लड़के को? अरे मैं कोई इशारा नहीं कर रहा था भाई, मैं तो उनको कह रहा था कि मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। पर उसने तो तुम्हें फोन करने के लिए कहा ही नहीं। पर वो मुस्कुराई तो थी ना, और जब कोई लड़की मुस्कुराए तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो लड़की आंखों से मिस कॉल दे रही है। सलीम, देख रही हूँ, हाँ देख रही हूँ। आज तक तुम्हें मोहब्बत का बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। हाँ ज्यादा तो नहीं, पर इतना जरूर जानता हूँ कि अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसकी शादी कहीं और कराने में जुट जाती है। आप मेरा पीछा करना छोड़ दें, खुदा पर भरोसा रखें, वो आपको मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़के से मिलाएगा। नहीं अनारकली, हमें कुदरत पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं कहते शहजादे, आजाद होगा। अरे कैसे ना कहूँ, पिछली सर्दियों में अच्छा खासा मेरा रंग गोरा हो गया था, कुदरत से देखा ना गया और अचानक गर्मियाँ शुरू हो गई। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। इंसाफ का देर से होना भी अंधेर ही होता है नारकली। अच्छा खुदा के वास्ते तुम मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। इस भरी दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अरे एक बात समझ में नहीं आती, अरे जिनका कोई नहीं होता वो अनलिमिटेड कॉल वाला पैकेज क्यों ले लेते हैं? अरे तुम ये सब बातें छोड़ो अनारकली, तुम मेरी बात का जवाब दो। मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मुझमें कमी ही क्या है? अनारकली, मैं तुम्हारे कदमों में दौलत के ढेर लगा दूंगा। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। बस कभी विंडो वाली सीट मत मांगना। पता था, मुझे अच्छे से पता था कि तुम मेरी कोई भी मांग पूरी नहीं कर सकते। आज तक अपने महल में काम करने वाले मजदूरों की कोई मांग पूरी की है जो मेरी करोगे? अरे अनारकली, मजदूरों की मांग पूरी करने का महल में कोई रिवाज है ही नहीं। और अब्बा जान का एकदम साफ हुक्म है कि बिन मांगे रियाया को लाख रुपए दे दो, पर मांगने पर एक चवन्नी भी नहीं देना, वरना इनका फरमाइशी कार्यक्रम कभी खत्म नहीं होगा। तुम इन्हें बात करने की इजाजत दोगे, ये बात सुनने वाले मांगेंगे, फिर मुल्क में बात कहने का माहौल भी मांगेंगे। तुम इन्हें जमीन दोगे, ये घर मांगेंगे, घर पे छत और छत पे फिर चांद भी मांगेंगे। जो मांगने पर चवन्नी ना दे वो बिन मांगे राख क्यों देगा? अरे देना पड़ता है नारकली, देना पड़ता है। ये चाचा मामा और ये फूफा की ठेकेदारी चलती रहे, इसलिए देना पड़ता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि महल से निजाम कैसा चल रहा है। क्यों, कैसा चल रहा है? सुन लो, महल में
अंधों को लकड़ी पकड़ाने की 10 योजनाएं हैं, पर अंधों तक रोशनी पहुंचाने का एक भी उपाय नहीं है। आपके अब्बा हुजूर कहते हैं कि उन्होंने हर लाश के लिए कफन बनाने का हुक्म दिया, पर सच्चाई तो ये है कि उसे लाश बनाने का हुक्म भी आपके अब्बा हुजूर ने दिया है। उफ, अरे लाश से याद आया, अब्बा हुजूर ने हमें कब्रिस्तान का मसला हल करने का काम सौंपा था। तुम्हें पता है कब्रिस्तान में मुर्दों ने बगावत कर दी है। क्या मुर्दों ने बगावत? मुर्दे ही तो बगावत कर सकते हैं, जिंदों में इतनी हिम्मत कहाँ। तो अब आप क्या करेंगे? सीधा रास्ता अपनाएंगे या तिरछा? मतलब ये कि अब आप आंदोलनकारियों से बातचीत करने की योजनाएं बनाएंगे कि उसे कुचलने की? ये काम हमने अपने सबसे खास आदमी दुर्जन सिंह को सौंपा है। दुर्जन हमारा गृह मंत्री, राजमंत्री, कानून मंत्री सब कुछ है। हमने उसे बुलवाया है, वो आता ही होगा। लो, दुर्जन तो आ ही गया। ठीक है, अब आप उसी से बातचीत करिए, तब तक मैं अपना थोड़ा बहुत मेकअप ठीक करके आती हूँ। ठीक है, बाय। शहजादे, खादिम को अंदर आने की इजाजत है। आओ दुर्जन आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अरे क्या बताऊं शहजादे, जब से आपके अब्बा हुजूर ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, हुजूर गाड़ी तो मैं ख्वाबों में ही चलाता हूँ। रोज साइकिल से आता था, आज तो कमबख्त वो भी पंचर हो गई, तो भागते हुए आ रहा हूँ हुजूर। शहजादे का इकबाल बुलंद हो। क्या बात है शहजादे, आज आप अकेले हैं? अनारकली कहाँ है? अरे हमेशा की तरह चार्जिंग में लगी होंगी। हुजूर, अब आपके कानों का दर्द कैसा है? क्या बताएं तुम, हमारा कान पिछले 3 दिनों से बंद था। हमने अपनी बाइक की चाबी से अपना कान साफ किया। बाइक की चाबी से हुजूर? हाँ, और तुम्हें तो मालूम ही है हमारी बाइक जो है वो है ऑटोमेटिक। अब हम कान साफ कर रहे थे और बटन दब गया और उसी बीच कोई चोर हमारी बाइक ले उड़ा। अल्लाह का शुक्र है हुजूर, तो बस आपके कानों में दर्द नहीं होना चाहिए। सुनने का काम तो आपका वैसे भी नहीं है हुजूर। दुर्जन, तुम तो जानते हो हमारे ऊपर जहां बना का कितना प्रेशर है। ये बताओ कि हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था की क्या पोजीशन है? अरे बंदे के रहते आप बेफिक्र रहिए हुजूर, मैंने चारों दिशाओं में आदमी तैनात कर रखे हैं। मगर शहजादे, ये बादशाह सलामत के कोटे में जितने भी सैनिकों की भर्ती हो रही है ना, उन सभी को निकालना होगा। क्यों? अरे हुजूर, सब के सब आलसी, निकम्मे और कामचोर हैं। हर काम आधा अधूरा करते हैं। अरे इन निकम्मों से तो कोई काम मुकम्मल होता ही नहीं हुजूर। जैसे? कल ही इन्होंने आकर हमें रिपोर्ट दी कि हमने एक ट्रक शराब पकड़ी। हुजूर, सुनते ही मेरा खून खोल गया। अरे मैंने कहा कि आप जिंदगी में हर काम आधा अधूरा ही करना है। अरे मियाँ, कम से कम एक काम तो पूरा मुकम्मल करके दिखाओ। मैंने उन लोगों को बहुत डांटा और कहा कि अब एक ट्रक शराब पकड़ी है तो जाओ, पहले एक ट्रक सोडा पकड़ो, फिर एक ट्रक चखना भी पकड़ना। क्या कहा? सॉरी बोला? ये आजकल के नौजवान भी ना इंग्लिश बहुत बोलते हैं। अरे हुजूर, ज्यादा नहीं बोलते, सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और सॉरी ही बोलना जानते हैं। अरे हम अंग्रेजी पे आ जाए तो हिंदी पे बोलने लग जाते हैं। दुर्जन सिंह, हमने तुमसे कितनी बार कहा है ये छोटे छोटे मसले लेकर हमारे पास मत आया करो। ये बताओ, ये कब्रिस्तान का मसला हल हुआ? हुजूर, ये तो बड़ा ही पेचीदा मामला है। अरे आसानी से सुलझने वाला नहीं है। मुर्दे तो अपनी हक की लड़ाई लड़ने पर आमादा हैं। दुर्जन सिंह, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, इन मुर्दों को समझा दो कि अपनी कब्र में लेटे रहें, वरना मैं इनको गोली मार दूंगा, जेल में डाल दूंगा, और फिर भी नहीं माने ना तो इन सारे मुर्दों को पड़ोसी मुल्क भेज दूंगा। अरे शांत शहजादे, शांत। हमें इस वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। हमने अपने मुल्क के मुर्दों के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये हमारी मोहब्बत और सीधेपन का नाजायज फायदा उठाते हैं। इनकी इतनी जरूरत कि हमारी सल्तनत के खिलाफ लामबंद हो रहे। हुजूर, ये सब इसलिए ऐसा कर रहे हैं
क्योंकि हमारे यहाँ कब्रिस्तान है छोटा और मरने वालों की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। सारे फसाद की जड़ यही सुकुड़ते संसाधन और फैलती जनसंख्या ही है हुजूर। दुर्जन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं ये कब्रिस्तान को बम से उड़ा दूंगा। अरे शहजादे, हमें इस वक्त कूटनीति से काम लेना होगा। ये बात तो तय है कि हम एक भी मुर्दे को जिंदा नहीं रहने देंगे। मगर शहजादे, किसी भी कानूनी कार्यवाही से पहले हमें आम जनता के बीच ये संदेश पहुंचाना होगा कि हमारे कब्रिस्तान में पड़ोसी मुल्क के मुर्दे घुसाए हैं। अब इन घुसपैठिए मुर्दों से हमें अपने देश को आजाद कराना है। मेरे दुर्जन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये कब्रिस्तान का मसला मेरी मोहब्बत की राह का रोड़ा बना हुआ है। ये अगर मामला हम लोगों ने ठीक नहीं किया तो अब्बा हुजूर हमारी शादी या अनारकली से हरगिज नहीं होने देंगे। अरे हुजूर, जान की सलामती हो तो एक बात अर्ज करूं। कहो। हुजूर, ये अनारकली के लिए मुल्क को इतने बड़े मुसीबत में ना डालें। अरे अनारकली नहीं तो कोई और सही हुजूर। हुजूर, आप वो नज़्मा से मोहब्बत कर लीजिए। नज़्मा? अरे वो हमारी फेसबुक फ्रेंड थी। ये तो और भी अच्छी बात है हुजूर, अब तो आप उनसे दिन रात चैटिंग भी कर सकते हैं। दुर्जन सिंह, तुमने हमारी बात का ध्यान नहीं दिया। हम कह रहे हैं वो हमारी फेसबुक फ्रेंड है नहीं थी। ये क्या बात हुई हुजूर? अरे एक बार उसने मेरे को मैसेज कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा, फिर साबुन से मुंह धोकर देखा, फिर स्नो पाउडर क्रीम लगाकर भी देखा, फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। यानी आप लोग ही बताइए कि झूठ बोलने की भी हद होती है। हुजूर, कोई और देखूं? नहीं नहीं दुर्जन, अगर हमारे लिए तुम कुछ करना ही चाहते हो तो ये कब्रिस्तान का मसला हल कर दो। हुजूर, यानी ये मसला किसी न किसी तरह सुलझाना ही पड़ेगा। हाँ, और इसके बाद अनारकली को भी राजी करना होगा। अरे अब अनारकली को क्या दिक्कत आ गई हुजूर? अरे जिद पर अड़ी है, कहती हैं हमें कागजात दिखाओ। अब तुम ही बताओ भला, हम कागजात कहाँ से लाएं? शहजादे शहजादे, इतना टेंशन लेने का नहीं। अरे कोई भी कागज लीजिए और दिखा दीजिए, क्योंकि देखने वाले को पढ़ना नहीं आता। क्या बात कर रहे हो? अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ हुजूर। ये लोग तो बात बात पर मैरिज सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, भले ही मियाँ बीवी में 10 साल से बातचीत बंद हो। अरे इन्हें तो बस कागजात चाहिए, हालात सुधारने में इनकी दिलचस्पी है ही नहीं। अरे लेकिन ये कब्रिस्तान का मसला हल कैसे होगा? हुजूर, हमने कब्रिस्तान का मसला सुलझाने के लिए वहाँ दफन एक सीनियर मुर्दे को बुलवाया है। अगर आपकी इजाजत हो तो उसे दरबार में हाजिर करूं? इजाजत है। कोई है? मुर्दे को दरबार में हाजिर किया जाए। जी हुजूर। शहजादे मरहूम राशिद खान का सलाम कबूल करें। मिस्टर मुर्दे, हमारी मीटिंग चालू हो उससे पहले यहाँ के नियम कायदे जान लो। तुम्हारे सामने सत्ता है, लिहाजा ध्यान रहे कि ऊंची आवाज में बात ना करें, हवा में हाथ लहरा लहरा कर बात ना करें, न सत्ता से सवाल करें न सत्ता को जवाब दें। सत्ता के सवाल पर हंसना नहीं है, सत्ता के जवाब पर एतराज नहीं करना है। तुम्हारे सामने नाश्ता पेश किया जाएगा, उसे छूना मत, और इस वक्त कमरे में जो खुशबू महक रही है उसे सूंघना भी मत। मेरे से क्या खतरा, मैं तो एक लाश हूँ, मुर्दा हूँ मुर्दा। अरे मुर्दे हो, इसी खासियत की वजह से तो हम तुमसे मिल रहे हैं। जिंदा लोगों से तो हम दुआ सलाम भी नहीं करते। आइए, आपकी चलिए। शहजादे, यही है मरहूम राशिद मियां। इन्हें ही हमने कब्रिस्तान के मसले पे बातचीत करने के लिए खास तौर से कब्र से बुलवाया है। आपको मुर्दा होने का कितने साल का एक्सपीरियंस है? नए नवाड़े अनाड़ी मुर्दों से बात कर अपना वक्त जाया नहीं करते। खाकसार को जिंदा रहने का 25 साल का और मुर्दा हो जाने का
20 साल का शानदार अनुभव है। आपकी मौत की वजह इश्क में नाकामयाबी। यानी आप भी आशिक थे? जी हाँ, आशिक था, लेकिन नाकामयाब आशिक। नाकामयाबी की वजह दिल शाद था कि फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतबार में। मोहब्बत के दिन और ही दिन होते हैं, इन दिनों पसीना भी महकता है और जुदाई के दिनों में इत्र भी खुशबूदार नहीं लगता। हम राख हो गए पर उस पर आंच न आने दी। दिन इसके ख्यालों में और रात उसके ख्वाबों में गुजरती थी। हुजूर, जान की सलामती हो तो एक बात कहूँ। अब इन बातों को यहीं खत्म कर हम जरा मुद्दे की बात करें। हाँ ठीक है। तो हाँ भाई राशिद मियाँ, ये बताइए कि ये कब्रिस्तान का मामला है क्या? मामले की असल वजह यह है कि सरकार ने हम कब्रिस्तानियों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है, वरना आज यह नौबत न आती। अब आप बेफिक्र रहें, आप लोग मर गए हैं तो क्या हुआ, हम तो अभी जिंदा हैं। आप कब्रिस्तान की समस्याएं बताएं। हमारे समस्याओं की एक लंबी लिस्ट है। अहम समस्या यह है कि मरने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है, लेकिन कब्रिस्तान में इजाफा नहीं किया जा रहा है। हम आपके लिए कब्रिस्तान के लिए और जगह मुहैया नहीं करा सकते। अगर हम ऐसे ही कब्रिस्तान का विस्तार करते रहे तो एक दिन पूरा शहर, फिर पूरा मुल्क ही कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। नहीं, आप कोई दूसरा रास्ता सुझाइए। एक ही तरीका है कि मरने वालों पर पाबंदी लगा दी जाए, खासकर वो लोग जो जिंदगी भर अलाल और सुस्त रहे। वे मरने में इतनी फुर्ती क्यों दिखा रहे हैं? ये क्या बात हुई? किसी ट्रक ने हल्की सी ठोकर मारी और आप स्पॉट पर ही चल बसे, यानी मरना ना हुआ, मजाक हो गया। आप सबसे पहले इस तरह से अप्रत्याशित मरने वालों पर पाबंदी लगा दीजिए। हम दुर्जन सिंह से जानना चाहेंगे, क्या लोगों के मरने पर पाबंदी लगाई जा सकती है? अरे हुजूर, हमारे हाथ में सत्ता है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आप तो बस इशारा कीजिए। जब आपके पास इतने काबिल ऑफिसर हैं, तो आप परेशान क्यों होते हैं? हम कल ही एक अध्यादेश जारी कर शासन की अनुमति के बगैर मरने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। प्रतिबंध आज ही लगा दिया जाए। मगर शहजादे, पहले ड्राफ्ट तैयार करना होगा। अरे ड्राफ्ट वक्त गया बाहर में, हम कह रहे हैं ना, जारी कर दो तो जारी कर दो। ए हुजूर, ऐसे नहीं होता। क्या कहा? मेरे कहने पर भी नहीं कर सकते? हुजूर, मैं तो नहीं कर सकता। दुर्जन, दिमाग मत खराब करो। ये देश हमारे बाप का है कि तुम्हारे बाप का? आपके बाप का हुजूर। हमारे हुक्म को न मानने से हो जाओ। हुजूर, इसे पहले देश की संसद से पास कराना होगा। कोई संसद वंसद नहीं, ये देश सिर्फ दो इंसान चला रहे, हम दोनों बाप बेटे के सिवा क्या किसी और की मर्जी नहीं चलती। समझ गए? समझ गया हुजूर। कल ही ये फरमान जारी कर दिया जाएगा कि अब किसी भी खासो आम को मरने की इजाजत नहीं है। जिसे भी मरना होगा वह सबसे पहले सरकार के मृत्यु विभाग में एक आवेदन देगा, जिसमें मरने की वाजिब वजह दर्शाएगा। मरने की वजह को 2 गणमान्य नागरिकों से सत्यापित कराएगा। मानता हुआ डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाकर आवेदन में लगाएगा। मरने के लिए अच्छी तंदुरुस्ती होना जरूरी होगा। उसके बाद हमारी जूरी उस पर विचार करेगी, फिर कुछ ले दे के मेरा मतलब है कि सवाल जवाब करके अपना फैसला देगी कि
कि उसे मरना है या नहीं। कब्रिस्तान में स्थानीय मुर्दों को ही दफनाया जाएगा। बाहरी मुर्दों के लिए कोई जगह नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। हम तो कहते हैं दुर्जन, वहाँ जितने भी मुर्दे हैं तब के कागजात चेक किए जाएं और जो भी कागजात नहीं दिखाएगा उसे निकाल बाहर किया जाए। शरणार्थी मुर्दों के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। जय हो, जय हो। और एक बात और नोट कर लो, जो भी हमारी अनुमति के बगैर मरने की जरूरत करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। उसे 2 साल की कैद व 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। ये 2-4 मुर्दों को जेल हो गई ना, सब सुधर जाएंगे। वाह शहजादे वाह, अरे आपका यह अंदाज देखकर तो जहां पना गदगद हो जाएंगे कि आपने इतने बड़ी मुसीबत को यूं चुटकियों में हल कर दिया। दुर्जन, क्या बात कर रहे हो? जहां पना हमसे कभी कुछ नहीं हुई। वो तो हमेशा से ही मेरे को नकारा व जाहिल समझते हैं। अरे हुजूर, उनकी बात का बुरा ना माने। गुस्सा करना तो मर्द की निशानी है और गुस्सा पी जाना शादीशुदा होने की निशानी है। बेकसूर हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे ये कौन है और इसे यहाँ क्यों लाया गया है? हुजूर, ये बहुत खतरनाक प्राणी है जिसकी हमें बहुत दिनों से तलाश थी। हुजूर, खतरनाक प्राणी? बहुत खतरनाक हुजूर। शेर, भालू, डायनासोर? उससे भी खतरनाक हुजूर, उससे भी खतरनाक। दाऊद, नादे, जवाहरी? उससे भी ज्यादा खतरनाक हुजूर। आखिर ये है कौन? हुजूर, ये रंगकर्मी है। हुजूर, रंगकर्मी। बाबा रे बाबा, रंगकर्मी। रंगकर्मी? अरे इसकी तलाशी लिए? हाँ? लिया हुजूर, इसके झोले से बहुत ही खतरनाक सामग्री बरामद हुई है। अरे क्या मिला? छुरी या चाकू? उससे भी खतरनाक वस्तु हुजूर, उससे भी खतरनाक। अरे तो फिर क्या बंदूक या पिस्तौल? उससे भी ज्यादा खतरनाक हुजूर। अरे तो क्या अणु बम, परमाणु बम? हुजूर, उससे भी खतरनाक। इसके झोले से नुक्कड़ नाटक बरामद हुआ है। यानी व्यंग नाटक? अरे हुजूर, यानी सरकार के खिलाफ आंदोलन? हुजूर, यही नहीं, ये लोग जंगीत भी गाते हैं। जंगीत गाते हैं? किस तरह का जंगीत गाते हैं? हम भी सुनना चाहेंगे। अरे सुना ना, शहजादे जंगीत सुनना चाहेंगे, जंगीत सुनाया जाए। जाग जाग हमरे मुल्क के जवनवाना, जाग जाग हमरे मुल्क के जवनवाना, हो जवनवाना, हो जवनवाना, हो जवनवाना, हो जवनवाना। जाग जाग हमरे, जाग जाग हमरे, जाग जाग हमरे मुल्क के जवनवाना, जाग जाग हमरे मुल्क के
गीत गाता है कि मुर्दा भी नाचने लगा। अरे एक तो नुक्कड़ नाटक, ऊपर से जंगीत भी, यानी करेला वो भी नींद चढ़ा। एक काम करो, वो जो रेप और हत्या का मामला है ना, हाँ हाँ हुजूर, जिनके आरोपी आज तक पकड़ाए नहीं गए। हाँ वही, अरे उसी आरोप में इसे गिरफ्तार कर लो। अरे कैसी बात कर रहे हो? मैंने कोई बलात्कार नहीं किया। अबे तूने किया है, तुझे याद नहीं है? अब ले जा इसे यहाँ। ये अब ठीक नहीं कर रहे हुजूर, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। अरे अंदर चल, दो चार लट पहलूंगा ना, सब याद आ जाएगा। जंगीत गाने वाले को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार क्यों किए? हमें इंस्पेक्टर माता दीन ने यही सिखाया है कि यदि कोई हत्या हुई है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई हत्यारा है, और यदि कोई हत्यारा है तो किसी ना किसी को तो गिरफ्तार करना ही पड़ेगा ना। लेकिन ये ठीक बात नहीं है। सब ठीक है, तुम्हें मालूम नहीं? क्या नहीं मालूम? अरे यही कि अगर हम किसी शिक्षक को पकड़ेंगे तो उसके समर्थन में शिक्षक संघ सड़क पर उतर आएगा। यदि हम किसी छात्र को पकड़ेंगे तो उसके समर्थन में छात्र संघ सड़क पर उतर आएगा। यदि हम किसी व्यापारी को पकड़ेंगे तो उसके समर्थन में व्यापारी संघ सड़क पर उतर आएगा। इस देश में केवल एक रंगकर्मी ही ऐसा प्राणी है जिसका कोई अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि ये पड़ोसी मुल्क में निर्मित रंगकर्मी है, जो उस मुल्क के रास्ते हमारे मुल्क में दाखिल हुआ है। वाह शहजादे वाह! अरे आपका यह अंदाज देखकर तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो कैसी खुशी के मौके पर मैं दो चार बातें इस आशिक मरहूम से कर लूं। एक आशिक के जज्बात को समझो भाई। हुजूर, इस शौक से बात करिए। अरे मैं कोई मोहब्बत का दुश्मन थोड़े ही हूँ। हुजूर, वो तो किस्मत ने साथ नहीं दिया, अब वरना हम भी आशिक होते होते बस इतू सा रह गए। हाँ, यानी तुम भी तो क्या तुम्हें प्यार नहीं मिला? अरे हुजूर, हमें हमारा प्यार तो मिला, लेकिन मिला भी तो एग्जाम हॉल में। अब आप ही बताइए कि वहाँ मैं प्यार करता कि नकल करता? यानी आप पढ़ाई और प्यार साथ साथ करते थे। हुजूर, मिडिल क्लास आशिक का प्यार ऐसा ही होता है। एक हाथ में किताब और आंखों में प्रेमिका की तस्वीर होती। नतीजा ना ही प्रेमिका मिल पाती है और ना ही पास हो पाते हैं। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। हम जानते हैं कि एग्जाम के दिन कुछ और होते हैं और प्यार के दिन कुछ और होते हैं। एग्जाम के दिनों में बर्फ पर भी पांव पड़ जाए तो झुलस जाता है, बिल्कुल। और प्यार के दिनों में अंगारों पर भी पांव पड़ जाए तो कलेजे को ठंडक महसूस होती है। बजा फरमाया हुजूर आप। अच्छा, तो ये बताओ, तुम्हारी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है? अरे हुजूर, क्यों बार बार आप मैरिज लाइफ को बीच में ले आते हैं? अब आपने पूछ ही लिया है तो आज हम आपको बता ही देते हैं कि शादीशुदा लोग कैसे रहते हैं। आप लोग भी आज सुन ही लीजिए। हुजूर, गौर फरमाइएगा। हेलो हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। अरे आज खाने में क्या बनाया है? यही जानने के लिए फोन किया है। जब भी फोन करते हो यही पूछते हो, खाने में क्या बनाया है, खाने में क्या बनाया है? जहर पका रही हूँ, जहर। आओ, आकर ठूस लो। अच्छा, अरे एक काम करो, खुद ही पुलिस के सो जाना, हमको आने में देर हो जाएगी। चल, तुम कुछ करते क्यों नहीं? उसे कहीं घुमाने फिराने ले जाया करो। हुजूर, ये औरतें हैं, अरे जहाँ जाती हैं झंझट खड़ी कर देती हैं। एक बार तो मैं इसे अपने साथ मेडिकल स्टोर ले गया। अरे वहाँ मैंने डॉक्टर की पर्ची दी, उसने मुझे दवाई दी। मेरी मिसेस दवाई हाथ में लेकर देखती है और बोलती है कि और कोई कलर हो तो दीजिए ना। आप मेरी बात को छोड़िए, आप तो अपनी मोहब्बत का जश्न मनाइए। हुजूर जल्दी से बात खत्म करें, जहाँ बना के आने का समय हो रहा है। तुम ठीक कहते हो। तो हाँ भाई,
आशिक मरहूम, मुझे अपने मोहब्बत के दिनों की दास्तां सुनाइए आप। यानी हम कजिन आशिक हैं। जनाब आशिक मरहूम, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप मुझसे अपने आखिरी वक्त तक याद करते रहे? आपके पास भी खजाना है, मेरे पास भी खजाना है। अच्छा ठीक है, कहाँ है खजाना और काहे का है? आंख में आंसुओं का खजाना है और जुबा पर यही तराना है। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। तो क्या आप मोहब्बत में नाकामयाब हो गए थे? जो नाकामयाब होते हैं वही आशिक कहलाते हैं। कामयाब शख्स तो शौहर कहलाता है। अच्छा हमें एक बात बताइए कि आप उन्हें अपने आखिरी वक्त तक याद करते रहे? बहुत याद करता था। उनको याद करते करते, उनकी याद में रोते रोते जब थक जाता तो साइकिल लेकर बिरयानी खाने चला जाता। जी हाँ, दिल अपनी जगह है, पेट अपनी जगह है। ये सब छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि आपने उसे सबसे पहले कब छुआ था? मैंने उसे कभी नहीं छुआ। तो आपने उनसे पहली बार क्या बात की थी? मैंने उससे कभी कोई बात नहीं की। तो आप लोग मोहब्बत कैसे करते थे? हम दोनों मोहब्बत नहीं करते थे, बस मैं अकेला उससे मोहब्बत करता था। तो क्या वो आपसे मोहब्बत नहीं करती थी? नहीं, क्यों? उसकी मर्जी, उसकी खुशी। अरे तो आप उनसे मोहब्बत क्यों करते थे? मेरी मर्जी, मेरी खुशी। ये जरूरी तो नहीं कि जिसे हम चाहें वो भी हमें चाहे। क्या बात? आपको हैरत हो रही है, पर यही तो है प्रेम का लोकतंत्र। तो ये सब छोड़िए, ये बताइए कि अभी वो कहाँ है? अभी वह एक भूतपूर्व मंत्री की वर्तमान पत्नी है। उसे शॉपिंग करने सिंगापुर जाना है, इसीलिए वो सिंगापुर जाने के लिए शॉपिंग कर रही है। तो तुम्हें क्या लगता है कि उन दोनों की जोड़ी एक परफेक्ट जोड़ी है? शहजादे, मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी जोड़ियां देखी हैं, परफेक्ट जोड़ी तो बस जूतों की ही होती है। मन का वहम है। बात कि आपके वक्त ये लड़कियां क्या करते थे? होशियार लड़के डॉक्टर और इंजीनियर बनने की तैयारी किया करते थे और होशियार लड़कियां उनके डॉक्टर और इंजीनियर बनने का इंतजार किया करती थी। आपको कैसे बताएं कि हम दोनों का दर्द एक सा है। हम एक ही मोर्चे पर शहीद हुए, एक ही खंजर से हमारा दिल चीरा गया। मुझे अपनी मोहब्बत की दिनों की बातें बताओ। मोहब्बत के दिन और ही दिन होते हैं। इन दिनों पसीना भी महकता है और जुदाई के दिनों में इत्र भी खुशबूदार नहीं लगता। हम राख हो गए पर उस पर आंच न आने दी। दिन उसके ख्यालों में और रात उसके ख्वाबों में गुजरती थी। तो क्या उसका कोई जवाब नहीं आया? जहां बना जवाब तो आया, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आप बताऊं तो जनाब आशिक मरहूम, अब क्या बताऊं आपको मैं, आपके दिल की दास्तां तो हमें ये लड़कियां भी ना बहुत अजीब होती हैं। जहां बना
मैंने मोहब्बत की क्योंकि मेरे लिए मोहब्बत निहायत जरूरी थी, क्योंकि मैं न शायर था न पेंटर, पर चाहता था दुनिया को हसीन बनाना। जमीन के कैनवास पर दुनिया को इश्क के ब्रश और मोहब्बत के रंग से ही सजाई जा सकती है। इंसानियत की रंगोली प्यार के रंग से ही सजाया जा सकता है। ये आपकी खुशनसीबी है दोस्त कि आप ऐसे वक्त में जन्मे जहां मोहब्बत की कद्र है। हमारे वक्त में तो इश्क की हवेली नीलाम होते देर नहीं लगती। मजनू तो आज भी मासूम है, मगर लैला चालाक हो गई है। मोहब्बत तो वो बेशक दिल देखकर करती है, मगर शादी तो वो केवल तनख्वाह देकर ही करती है। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। आप इतने खराब वक्त में मोहब्बत कर रहे हैं, आपको तो वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या आपको मोहब्बत के दिनों में कोई खास तकलीफ तो महसूस नहीं हुई? एक ही तकलीफ है, पर कई सालों से। हमें कहिए, हम वो तकलीफ दूर करने की कोशिश करेंगे। शहजादे, ये इश्क की ऐसी तकलीफ है जिसे हर आशिक को उठानी ही पड़ती है। इश्क की ऐसी कौन सी तकलीफ है जिससे हम वाकिफ नहीं? शहजादे, ये तकलीफ मुझे पागल कर देती है। मैं चीखना चाहता हूँ पर चीख नहीं पाता। मैं रोना चाहता हूँ पर रो नहीं पाता। अपना दुख कहूँ भी तो किससे कहूँ? दिल का दर्द उसी को कहा जाता है जिसे दर्द की कद्र हो। हमसे कहिए, कह दूं, बेशक। दिल के दरवाजे पर यादें बहुत शोर मचाती हैं। दिल के दरवाजे पर यादें बहुत शोर मचाती हैं। दिल के दरवाजे पर यादें बहुत शोर मचाती हैं। संभालिए भाई आशिक मरहूम जी, संभालिए अपने आप को। दुर्जन, हाँ इनके लिए पानी लेके आओ। अरे शहजादे, ये वक्त आशिकों की यूनियन बनाने का नहीं है। और वैसे भी हुजूर, आप इसकी बातें ना सुने वरना आपका तो बीपी लो हो जाएगा। अरे किसी से प्यार के दो बोल सुन लेता हूँ तो जी हल्का हो जाता। क्या जमाने को ये भी मंजूर नहीं? हमारा जी घबरा रहा है। अनारकली को बुलवाया जाए। अनारकली, अनारकली। कनीज हाजिर है। अनारकली, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है। तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत रुलाएगा, बहुत रुलाएगा। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें? तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें? लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें? तुम्हें कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? क्या शहजादे, हर वक्त इश्क, मोहब्बत, प्यार, इन्हीं सब की बातें करते हैं। खैर छोड़िए। हाँ, आप ये बताइए, आप कर क्या रहे थे? हम इश्क की कोचिंग क्लास में मोहब्बत का पाठ पढ़ रहे थे। मोहब्बत का पाठ? ओहो, तो ये बताइए कि किताब के राइटर कौन है? अल्लामा मजनू साहब। मजनू? ओ, तो जरा बताइए कि क्या कहता है मजनू? अनारकली, हजरत मजनू का नाम तमीज से लीजिए, वो हमारे उस्ताद हैं। अच्छा ठीक है, तो जरा
क्या फरमाते हैं आपके डॉक्टर मजनू सर? कहते हैं कि जिंदगी में कामयाब होना जरूरी है, मगर इश्क में नाकामयाब हो जाना चाहिए। शहजादे, आप हमसे क्या चाहते हैं? अनारकली, हम तुम्हें बस इतना बताना चाहते हैं कि हमें हर चीज में क्वालिटी चाहिए, तो अगर जख्म भी देना तो गहरा देना। शहजादे, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। क्यों? तुम्हारे अब्बा जान आजकल क्या कर रहे हैं? लोगों की आंखों का कचरा साफ करते हैं। हाँ? तो उनका काम कैसा चल रहा है? अल्लाह, क्या बताऊं? 4 दिन से दुकान नहीं गए। क्यों? क्योंकि अब उनकी आंख में कचरा गिर गया। तो वो खुद की आंख से कचरा साफ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन अब्बा की फीस बहुत ज्यादा है और हम इतना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो खुद के लिए तो पैसे कम कर सकते हैं। मैंने भी यही कहा था, पर अब्बा कहते हैं इससे मार्केट खराब होता है। माना इससे मार्केट खराब होता है, पर वो खुद से तो 2-4 किस्तों में पैसे ले सकते हैं ना। अरे शहजादे, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, पर हमारे अब्बा का शुरू से उसूल है नोट रहने। अनारकली, तुम्हारी ये तमाम परेशानियां चुटकी में हल हो सकती हैं। कैसे? तुम मुझसे शादी कर लो। अब तुम्हें क्या ही बोलूं, तुम्हें बुरा लगेगा। अरे अब तुम्हारी बात का बुरा मानूं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। कहो ना, क्या कहना है? तो सुन लो, तुम्हारे घर के हालात भी ठीक नहीं है। आए दिन तुम्हारे अम्मी अब्बू आपस में लड़ते झगड़ते हैं। अरे भाई, वो बहुत पुरानी बात है। अब तो अम्मी अब्बू से इतना भी नहीं हटती। अच्छा, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये है अब्बा की कूटनीति। ओह, कूटनीति। पता है, जब से अब्बा ने अम्मी से कहा है कि बेगम, लड़ना बुढ़ापे की निशानी है, अम्मी तब से एकदम चुप हो गई है। ये बताइए कि लड़ने की वजह क्या होती थी? अरे वो एक ही मसले पे बार बार नहीं लड़ते थे भाई। वो हर बार लड़ने के लिए कोई नया मसला पैदा करने की काबिलियत रखते थे। तो ये बताइए कि आखिरी बार लड़ने की वजह क्या? भाई, बहुत भयंकर बात हो गई थी। हम आपको क्या बताएं, अगर मामू और नाना को पता चलता ना तो लाशें बिक जाती, लाशें। ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ कि गलती किसकी थी? यकीनन अब्बा हुजूर की। पता था, मुझे अच्छे से पता था कि गलती हमेशा आदमियों की होती है। क्या छोड़ो, ये बताओ कि हुआ क्या था? अरे तुम्हें तो मालूम ही है कि अब्बा जान को आए दिन किसी न किसी खास महफिल में जाना रहता है। हाँ। तो वो अम्मी को बोल गए थे कि वो तैयार होके रहें, शाम को किसी खास महफिल में जाना है। अब अम्मी सुबह से सर ढक के तैयार बैठी थी। अब्बा जान आए और अम्मी को देखते ही बोले, बेगम, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? तुम मेरे से शादी करके बहुत सुखी रहोगी। मेरे में सफल पति के सभी गुण हैं। तुम कुंवारे आदमी सफल पति के बारे में जानते ही क्या हो? हम चलो इतना बोल रहे हो तो बता दो कि सफल पति किसे कहते हैं? तो सुनो, वो इंसान जो किसी काम को करने से पहले 10 बार सोचता हो, उसके अच्छे बुरे पहलू पर गौर करता हो, माता पिता भाई बहन सबसे राय मशविरा करता हो और आखिर में करता वही हो जो उसकी बीवी कहती है, एक सफल इंसान कहलाता है। प्लीज शहजादे, प्लीज मुझसे शादी की बातें मत किया करें। मेरे दिल में तूफान उठ जाता है। तूफान उठता है? वैसा ही तूफान ना जो पहली मोहब्बत की पहली बारिश के पहले कतरे से उठता है। हाँ। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा
मुझे भी एहसास होता है। बस शहजादे बस, अब आप और कुछ मत कहिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। हमारी मोहब्बत की ऊंचाई में यही फर्क है कि तुम पागल हो जाओगी और हम पागल हो चुके हैं। ये लोग पागल हो ना हो, लेकिन मैं हाँ हुजूर, वो तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो वहाँ मरहूम राशिद मियाँ बड़ी देर से बिना किसी डायलॉग के खड़े हैं। ये अनारकली डायलॉग पर डायलॉग ये चली जा रही है। हुजूर, नाटक गलत तकनीक से आगे बढ़ रहा है। अरे आलोचक और समीक्षक ऐसी की तैसी कर देंगे। दुर्जन, हमें एक बात बताओ, ये जो समीक्षक नाम का प्राणी है, क्या इसने कभी नाटक किया है? नहीं किया ना? हम जानना चाहते हैं कि जब इसने नाटक किया ही नहीं तो ये नाटक के बारे में जानता कैसे है? हुजूर, वो फिर भी जानता है। अरे कैसे जानता है? अरे वैसे ही जैसे मैं मुर्गी की तरह अंडा नहीं देता, लेकिन ऑमलेट के बारे में तो मुर्गी से ज्यादा जानता हूँ। ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? हुजूर, अब होना चाहिए जहाँ बना का प्रवेश, दरबार का दृश्य, फरियादी की गुहार और समस्याओं का निदान। ये मरहूम राशिद मियाँ हैं। हमने इन्हें कब्रिस्तान के मसले पर बातचीत करने के लिए खास तौर से कब्र से बुलवाया है। इनसे कहो अभी ये बाहर बैठे, हम इन्हें बाद में बुलवा लेंगे। आप अभी बाहर बैठिए, हम आपको बाद में बुलवाते हैं। जहाँ बना, मेरे को भी कुछ अर्ज करना है। सलीम, ये राज दरबार है, यहाँ मुल्क के मसले हल किए जाते हैं, घर के बच्चों की चित नहीं सुनी जाती। लेकिन जहाँ बना, खामोश। हाँ तो दुर्जन सिंह, हमने बशीर टेलर को 3 दिन पहले बुलवाया था, वो आज तक क्यों नहीं आया? हुजूर, बशीर मियाँ तो काफी उदास चल रहे हैं। आजकल तो वो किसी से मिलते जुलते भी नहीं। उदास है? उदासी का सबब? हुजूर, अब ये तो उनका कोई निजी मामला है। फिर भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बशीर टेलर एक शाही टेलर है। हम जानते थे हुजूर कि आप जानना चाहेंगे, इसीलिए तो हमने बशीर मियाँ को पहले ही उठवा लिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें दरबार में हाजिर करूं? इजाजत है। बशीर मियाँ को दरबार में हाजिर किया जाए।
जापना की खिदमत में बशीर टेलर का सलाम। बशीर मियाँ, हमने आपको 3 दिन पहले बुलवाया था, क्या हमारा संदेशा आपको नहीं मिला? मिला था जापना, मिला था। फिर भी तुम नहीं आए। शाही टेलर होते हुए भी तुमने हमारे हुक्म को नजरअंदाज कर दिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने कपड़े सिर्फ आपसे ही सिलवाते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर और कोई गला नहीं काटता। मैं जानता हूँ जापना, लेकिन पिछले 8 दिनों से मैं बहुत उदास हूँ, क्योंकि किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया। गोया कि आप भी मोहब्बत में मुब्तला हैं। आप जानते हैं कि मोहब्बत के साइड इफेक्ट किस कदर खतरनाक होते हैं। किसी की याद में आपने हमको भुलवा दिया। आपसे बेहतर हमारे कुत्ते का गला नहीं काटता, वरना हम आपका ही गला कटवा देते। गुस्ताखी माँ हुजूर, पर मेरे दिल के हालात भी तो समझिए। बशीर मियाँ, मोहब्बत के दुश्मनों को दिल की दास्तान नहीं सुनाई जाती। जिन्हें आप मोहब्बत का फरिश्ता समझते हैं ना, वो नफरत के सौदागर हैं। सलीम, तुम्हारे जवान से बगावत की बू आ रही है। तुम जो है खामोश रहिए। हाँ बशीर मियाँ, अपना दर्द बयां कीजिए। हुजूर, वो जो हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर है ना, उसने अपनी 8वीं शादी कर ली। तो उसने कर ली, इससे तो है क्या? दिल तोड़ दिया हुजूर, उसने दिल तोड़ दिया। वो एक टेलर है, सो टेलर से ही शादी करनी थी। समाज के बाहर शादी करके समाज में नाक कटा दी। अगर पहली मर्तबा ही और किसी टेलर से शादी की होती, तो आज ये 8वीं बार शादी की नौबत दिलाती हुजूर। बशीर मियाँ, शादी एक शब्द नहीं, संपूर्ण वाक्य है। और फिर तुम आस्तीन, गला, कालर काटने में ही खुश हो। शादी का मातम क्यों मना रहे हो? वो भी किसी और की शादी का मातम। क्या करूं हुजूर, टेलर हूँ तो जोड़ने में ही खुशी होती है। कहीं कुछ घटता है तो कलेजा फट जाता है। मैं यहाँ ये देख कर दुखी हूँ, यहाँ ऐसे लोग भी बड़ी धूमधाम से शादी कर रहे हैं, जिन्हें शादी का कोई अनुभव ही नहीं। आप इन मामलों में मत उलझिए और हमारा शाही पोशाक सीने का काम शुरू करें। बादशाह सलामत, अगर एलिजाबेथ टेलर किसी टेलर से शादी की होती, तो आज ये तलाक की नौबत ही ना आती। रिश्तों में जरा सा भी सुराख होता तो टेलर रफू कर देता हुजूर। बशीर मियाँ, आपको एलिजाबेथ टेलर के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। हुजूर, उसके बारे में तो ऐसी बात मालूम है कि आप सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। हमें कुछ नहीं सुनना। सुन लीजिए, इसकी बात सुन लीजिए। अगर इसके पेट की बात मुंह के रास्ते बाहर ना निकली तो इसके दिमाग की नसें फट जाएंगी और आपका लाडला टेलर पागल हो जाएगा हुजूर। ऐसा क्या? हाँ तो बशीर मियाँ, आप क्या बतला रहे थे एलिजाबेथ टेलर के बारे में? हुजूर, सुनने में आया है जितनी बार उसकी तलाक हुई है ना, उतनी बार तो उसकी शादी भी नहीं हुई होगी। हाँ, ठीक है। आइए, बदलाव कीजिए। हाँ,
आस्तीन थोड़ी छोटी रखिएगा। जी हुजूर, जहाँ पना जब अपनी 5वीं शादी की तलाक के लिए कोर्ट गई थी ना, तो रजिस्ट्रार ने बोला, मैडम आप तो जनवरी फरवरी में आती थी, आज जून में कैसे आ गई? और देखिए थोड़ा बड़ा रखिएगा गला। जी हुजूर, जहाँ पना जब वो अपनी 4थी शादी का कार्ड अपने फिल्म के हीरो को दिया, तो उसने बोला, सॉरी डियर, इस बार तो नहीं आ पाऊंगा, मगर अगली शादी में जरूर आऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ। हाँ। कुत्ते की लंबाई और बढ़ाइएगा। जी हुजूर, जहाँ पना जब वो अपनी 6वीं शादी का कार्ड अपनी सहेली को दिया, तो उसने अपने पति से बोला, मैं तो नहीं जाऊंगी, आज वो मुझे 6वीं बार बुला रही है और मैं उसे एक ही बार बुलाई। बटन सोने के लगाइएगा। जी हुजूर, जहाँ पना खुशी की बात तो ये है, मैंने जो एलिजाबेथ टेलर को नाराजगी भरा खत लिखा था, उसने उसका जवाब दिया है और वादा किया है, अब वो नवी बार जरूर किसी टेलर से ही शादी करेगी। हमने आपका दर्द सुना, अब तो आपका मन हल्का हो गया ना? जहाँ पना इतने बेहतरीन कपड़े सिल दूंगा कि आप भी खुश हो जाएंगे। जहाँ पना का इकबाल बुलंद हो, जहाँ पना का इकबाल जी बहाना खरोट है। मोहब्बत जैसी नकारा चीज के लिए बावले हुए जाते हैं। ऑब्जेक्शन मिलो। मोहब्बत ने मुल्क के नौजवानों को निकम्मा बना दिया। मुल्क बर्बाद नफरत फैलाने वालों से हो रहा है, मोहब्बत करने वालों ने इसे बचा लिया, वरना आपकी सत्ता प्यार करे तब तक मर गई होती। सलीम, तुम्हारी जुबान से बगावत की बू आ रही है, हम देख रहे हैं। बगावत की बू हमारी जुबान से नहीं, तो कहीं चूहा मरा है उससे आ रही है। हमें समझ में नहीं आता कि आप बड़े कब होंगे। हम बड़े हो गए हैं। किसने कहा? अनारकली ने। अनारकली ने कहा और आप मान गए? तो मास्टर साहब पिछले 10 सालों से आपको बतला रहे हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, ये आज तक समझ में नहीं आया। अनारकली की बात समझ में आ गई, ये उसकी प्रेम प्रणाली की खासियत है। और मास्टर साहब की बात समझ नहीं आई, ये आपकी शिक्षा प्रणाली का दोष है बजान। देखिए, आप खामोश रहिए और हमें दुर्जन सिंह से बात करने दीजिए। हाँ तो दुर्जन सिंह, आपने इन्हें बतलाया नहीं कि आज का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान का मसला है? सब कुछ शहजादे की जानकारी में है। सलीम, हम तुम्हारी बात भी सुनेंगे, आप खामोश रहिए और हमें इनसे बातें करने दीजिए। हुजूर, कब्रिस्तान के मसले पर बातचीत करने के लिए हमने वहां अपने एक सीनियर मुर्दे को बुलवाया है। अगर आपकी इजाजत हो तो उसे दरबार में हाजिर करूं। इजाजत है। मुर्दे को दरबार में हाजिर किया जाए। जी हुजूर। जहां पना को खाकसार का सलाम। 1 मिनट, ये 3 एक्टर एक साइड में क्यों खड़े हैं? इधर सारा स्पेस खाली है। अरुण राशिद मियां, आप इधर आइए, इधर से बात करिए। हाँ सलीम, तुम अनारकली की जगह जा खड़े हो जाओ। और अनारकली, अभी आपका कोई डायलॉग है नहीं ना, आप अंदर जाइए और मेकअप करा के आइएगा। क्या कहा? मेकअप करा के आ जाऊं? हाँ,
मसले बहुत होते हैं। चलिए गुरजन सिंह, लोग आज तालियां कुछ कम बजा रहे हैं। हुजूर, लगता है कि आज तालियां पूर्णतः विश्राम मोड में हैं, हथेलियों से बाहर ही नहीं निकल रही। लगता है आयोजकों ने यहाँ पर दर्शकों को आमंत्रित नहीं किया है और इसीलिए दर्शक भी कम है। तो खैर कोई बात नहीं है, कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। हुजूर, ये है मरहूम राशिद मियां, एक कब्रिस्तान के मसले पर अपनी रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं। जहाँ बना हमारी इनसे बात हो चुकी है। चुप! लेकिन अब ये क्या बात हुई? जब भी हम कोई अहम मसले पर बोलना चाहते हैं, आप अपनी गरजदार आवाज से चुप बोल देते हैं और आपकी आवाज में इतना दम होता है बजान कि सामने वाले की बोल की बंद हो जाए। सलीम, ये सियासत का मसला किसी आशिक के बस की बात नहीं है, ये मुल्क का मसला है। तुम्हारी माशूका का ड्रेस नहीं कि मैचिंग न सही तो कंट्रास्ट ही सही। ठीक है, अगर आपको मुर्दे की बात इतनी ही अहम लगती है और हमारी बात इतनी ही कड़वी, तो आप मुझे यहाँ रख लीजिए, हम उसके कब्र में चले जाते हैं। देखो मेरे बच्चे ऐसा नहीं कहते। हम कहेंगे, एक बार नहीं 1000 बार कहेंगे बाजान। आपने हमारे दिल के दर्द को ना सुनकर हमारे दर्द के दिल को तोड़ दिया है। ओहो, हमने कहा ना कि हम आपकी बात भी सुनेंगे। अब खामोश रहिए और हमें इनसे बातें करने दीजिए। हाँ तो जनाब मरहूम राशिद मियां, ये कब्रिस्तान के मुर्दों ने तो हमें परेशान करके रखा है। लेकिन हुजूर, उनका आंदोलन तो शांतिपूर्ण है। शांतिपूर्ण? तुम नहीं समझोगे ये शांतिपूर्ण आंदोलन किस कदर शोर मचाते हैं। खैर, हमें कब्रिस्तान के हालात की पूरी जानकारी दो। कब्रिस्तान के मुर्दे हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर हैं? यानी अब हमारे खिलाफ कब्रों के भीतर भी साजिशें रची जा रही हैं। वो हड़ताल पर क्यों है? क्योंकि आपकी हुकूमत में मुर्दों को बिना कफन के दफन किया जा रहा है। ये क्या मामला? बात के दफन? बात ये है कि मुल्क में चुनाव चल रहे हैं। जब भी मुल्क में चुनाव के दिन आते हैं, बाजार से मौजूद पूरा सफेद कपड़ा गायब हो जाता है। सभी पार्टियां बैनर बनाने के लिए बाजार से पूरा सफेद कपड़ा खरीद लेती हैं। अब लोग कफन के लिए सफेद कपड़ा कहां से लाएं? अरे मार्केट में कपड़ा नहीं मिला तो एक कफन के लायक कपड़ा तो किसी भी नेता से मांग लेते, वो अपने स्टाफ से दे देता। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। यही सोचकर एक बार एक आदमी एक नेता के पास गया। सलाम हुजूर, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और जब्बार भाई खैरियत? अरे क्या हुआ? चुनाव के दिनों में इतना उदास का है भाई? बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है हुजूर, बहुत बड़ी विपत्ति हुजूर। बहुत बड़ी विपत्ति? अरे हुआ क्या बताओ तो, रोता क्यों है पगले? चुनाव के दिनों में वोटर की सारी समस्या को दूर करना हम जैसे नेताओं का काम है। फिर अल्लाह का करम है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जब्बार भाई, तुम तो मेरे हर दिन अजीज हो। तुम्हारे लिए मेरे घर का दरवाजा आधी रात को खुला है। बोलो क्या चाहिए? कंबल, दारू या नकदी? 4 मीटर सफेद कपड़ा हुजूर, 4 मीटर सफेद कपड़ा। सफेद कपड़ा? 4 मीटर? और अभी चुनाव के दिनों में? अबे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? सच से बता, तुझे किसने भेजा? किसके लिए काम करता है तू? किसका आदमी है बे? अरे कैसी बात कर रहे हो हुजूर? अरे इतना तो मैं अपनी औरत का भी आदमी नहीं, इतना मैं आपका आदमी हूँ। या अल्लाह, जब तू मेरा आदमी है तो मेरी कब्र क्यों खोद रहा है भाई? हाँ, मेरी कब्र क्यों खोद रहा है? जानता है चुनाव के दिनों में किसी नेता से सफेद कपड़ा मांगना चित्रकार की उंगलियां मांग लेने के बराबर है। अरे मेरी मजबूरी समझिए हुजूर, मेरी मजबूरी समझिए। मुझे सफेद कपड़ा अपने बाप के कफन के लिए चाहिए हुजूर, कफन के। क्या चचा मर गए? हाँ हुजूर, मर गए। यानी मेरे एक वक्त नुकसान। जब्बार मियां,
तुम क्या जानोगे एक वोट की कीमत क्या होती है? इस मुल्क में एक वोट से सरकार बदल जाती है। लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं गई, तुम लोगों की तरह मरने की चालती क्यों रहती है बे? हैं? मैं पूछता हूँ, वोट देकर नहीं मर सकते थे? साले मरने के लिए मरे जा ही रहे हैं। अरे वोट दे देते, मैं जीत जाता, सत्ता अपने हाथ में आ जाती, फिर इत्मीनान से मरते। नहीं, मुझसे कहते कि मुझे मरना है, क्या तुम्हारा छोटा सा काम ना करते जी? बिल्कुल करते। हमारे कार्यकर्ता इतने तरीके से, इतने स्टाइल से, इतने कलात्मक ढंग से मारते कि बार बार मरने को दिल करता। क्या करूं साहब, हम लोग अनपढ़ आदमी हैं और इतना ज्ञान हमें कहा। अगर आपकी तरह होशियार होते तो गलत समय में बिल्कुल न मरते, और जो भी प्राण लेने आता साफ साफ कह देते कि जाओ भैया, अब तो चुनाव बाद ही आना। लेकिन जो हो गया सो हो गया। थोड़ा सा फिर कपड़ा मिल जाता तो कसम खुदा की तुम लोगों को समझाना ना बे, बड़ा मुश्किल काम है। तुम लोगों को समझाना हाथी को चड्डी बनाने जैसा है। मैं कहता हूँ जवान भाई, सोचो जो कपड़ा तुम मुझसे मांग रहे हो मैं तुमको दे दूंगा, क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा। और उसी कपड़े का बैनर बना दिया ना तो क्रांति आ जाएगी, क्रांति। अब तो सच्चे देशभक्त के हिस्से से बता कि मुझ जैसे सच्चे देशभक्तों को क्या करना चाहिए? अब मैं क्या बताऊं हुजूर, अरे इतनी ही समझ होती तो इलेक्शन के दिनों में बाप को मरने देता। अब तो चुनाव खत्म होते ही अपने बीवी बच्चों के लिए 6 कफन लेकर रख लूंगा। वाह क्या बात है, शाबाश। बाप के मरते ही बड़ा जिम्मेदार हो गया रे। तू मेरी एक बात मान जब्बार भाई, तू अपने बाप को बिना कफन के दफन कर दे। सुनो तो, मैं ऐलान करता हूँ और वादा करता हूँ कि चुनाव के बाद तेरे बाप को कब्र से निकालकर दोबारा धूमधाम से कफन दफन किया जाएगा, ये मेरा वादा है। भाई जी, अरे थोड़ा तो ख्याल कीजिए। कहाँ कहीं गए ऐसे? बाप मर गया है। अबे बोला नहीं गए ऐसे? सफेद कपड़े का टुकड़ा देते बाप। चल निकल पट, बहुत हो गया नाटक। एक कफन का सवाल है हुजूर। चल निकल यहाँ से। मेरे बच्चे दुआ देंगे हुजूर। चंद लोगों के लिए कफन ही नसीब नहीं हुआ ना, उसके लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। बात बस इतनी नहीं है, जिन्हें बिना कफन के दफन कर दिया गया वो तो हंगामा कर ही रहे हैं, पर उनसे ज्यादा धूम तो वे मुर्दे मचा रहे हैं जिन्हें किसी पार्टी के बैनर में लपेट कर दफना दिया गया है। अब वहाँ वो लोग अपनी अपनी पार्टी बना लिए हैं और दिन रात कब्रिस्तान में रैलियां निकालते रहते हैं। ठीक है, ये वाकई परेशानी की बात है। शहजादे, समर्थन के लिए शुक्रिया, लेकिन पहले पूरी मुश्किलात को जान लीजिए। अरे आपकी दोनों मुश्किलात को जाना ना, एक बिना कफन के मुर्दे और दूसरे बैनर में लिपटे मुर्दे। हुजूर, उन मुर्दों की भी जानकारी ले लीजिए जिन्हें उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया गया जो वो लोग मरते वक्त पहने थे। अब वहाँ कब्र में कोई खान ड्रेस में है, कोई कोट पैंट में है, कोई जीन्स और टी शर्ट में है। दिन रात इनके फैशन शो ने नाक में दम करके रखा है। एक साहब तो सिर्फ चड्ढी पहने पूरे कब्रिस्तान में उछल कूद कर रहे हैं। जरा सोचिए, वहाँ अच्छे घर की कितनी पर्दानशी औरतें दफन है, वो वहाँ कैसे रहती होंगी। बिना कफन वाली बात समझ में आती, बैनर में लपेट कर दफना दिए गए ये बात भी समझ में आती, लेकिन हजारों लोगों को उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया गया जो वो मरने के वक्त पहने थे। ये क्या मामला है? मैं क्या बोलूं? जो हमने अभी पूछा, किस मुंह से कहूं हुजूर? कितने मुंह है तुम्हारे पास? हमारी बात का सीधे सीधे जवाब दो। बोलो दुर्जन, बोलो। वाह रे सियासत, जो बोलना चाहता है उसे बोलने नहीं दिया जाता, और जो चुप है उसे हुक्म है कि बोलो। अंधेर नगरी चौपट राजा।
बोलो दुर्जन सिंह, हमारी बात का जवाब दो। हजारों लोगों को उन्हीं कपड़ों में क्यों दफन कर दिया गया जो मरने के वक्त पहने थे? हुजूर, वो सब तो दंगों में मारे गए लोग हैं। अरे आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश के दंगे कितने हाईटेक होते हैं। अरे मिनटों में सैकड़ों लाशें गिर जाती हैं। हुजूर, अब ये लोगों की शिनाख्त करने के लिए ना ही हमारे पास स्टाफ है और ना ही इतने मुर्दों को कफन देने के लिए हमारे पास बजट। इसीलिए हुजूर, ऐसे लोगों को जो जिस हाल में है हम उन्हें वैसे ही दफनाकर मामले को रफा दफा कर देते हैं। ये किस दंगे में मारे गए लोग होंगे और उन दंगों की वजह क्या थी? हुजूर, पिछले कई सालों में दंगों के क्षेत्र में हमने रिकॉर्ड तरक्की कर ली है। अरे अब तो हम दंगों के मामलों में इतने सक्षम हो गए हैं कि दंगों के वजह के अब हम जरा भी मोहताज नहीं। अरे हम तो दंगे रच के बाजार में छोड़ देते हैं। दुनिया वाले उसमें अपने हिसाब से अलग अलग वजह जोड़ते रहते हैं। और कई बार तो दंगे इसी वजह से हो जाते हैं कि बहुत दिनों से दंगे हुए ही नहीं। लेकिन जनाब मरहूम राशिद मियां, आपको तो बाकायदा सूट बूट पे दफन किया गया है। ये क्या मामला है? ये नहीं, ये जो सूट आप देख रहे हैं ये मेरा नहीं है। बगल वाली कब्र के मुर्दे से उधारी मांग कर लाया हूँ। यही नहीं रहा था, फिर रात में 2 घंटे मालिश करने के वादे पर दिया है। भाई जरा जल्दी आ जाना, अगर तेरे आने के पहले कब्र के फरिश्ते हिसाब लेने आ जाएंगे तो शर्मिंदगी हो जाएगी। नहीं, मेरा मामला तो इन सब से ज्यादा बुरा है। मुझे मेरे घर वालों ने नया सफेद झक कफन पहनाकर दफन किया था। नए कपड़े पाकर मैं बहुत खुश था, लेकिन लोग दफनाकर अपने अपने घर पहुंचे ही थे कि रात के 12 बजे 3 चोर आए, मेरी कब्र के पास आकर रुके, मेरी कब्र खोदने लगे। फिर उन्होंने मेरी कब्र में से नया सफेद झक कफन चोरी कर लिया। यानी हमारे मुल्क में कफन चोर भी है। शराब, तंबाकू और गुटखे ने हमारे नौजवानों को यहाँ तक पहुँचा दिया है जहाँ बना मुझे कब्रिस्तान में रहने का कई वर्षों का एक्सपीरियंस है। उस लिहाज से मैं इन जिंदा लोगों के बीच कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। हर मौत की खबर ये ऐलान है, ऐ जिंदा इंसान संभल जा और तू भी इस मौत की तैयारी कर ले। जब हम किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं तो यात्रा एक संपूर्ण वृत्त चित्र होता है, वह लास्ट जर्नी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है। उस वक्त यदि हम समझ ले कि हम किसी को दफनाने नहीं आए हैं बल्कि ये सब मेरे को दफनाने आए हैं, तो हमारे अंदर एक जबरदस्त परिवर्तन हो जाएगा और हम सब मोहब्बत से भर जाएंगे। नागरिक बदलेगा, देश बदलेगा, देश बदलेगा, दुनिया बदलेगी। हाँ ठीक है, ठीक है। राशिद मियां, फिलहाल तो आप अपनी कब्र में वापस जाइए। हम शीघ्र ही इस मसले का कोई न कोई हल अवश्य निकालेंगे। जो हुक्म जहां पना। दुर्जन सिंह, क्या यही है तुम लोगों की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था? आखिर तुम लोगों ने मुल्क को किस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है? जवाब दो। जवाब तो है, लेकिन क्या आप में सुनने की हिम्मत है, स्वीकारने का साहस है? सलीम, जवाब तुम दोगे? जवाब जवान ही देगा। दुर्जन सिंह, हमें अकेले रहने दिया जाए। जो हुक्म। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा था हुजूर कि आपकी नफरत की सियासत ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। ये हमें सलीम, जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उतनी
बातें कर रहे हो उतनी तुम्हारी उम्र नहीं है, समझ गए? हमने अपने मुल्क में सभी लोगों के साथ सभी का ख्याल किया, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। यही है नफरत की बूंद। हम जानना चाहते हैं कि आप लोग बात बात पर जाति और धर्म करते ही क्यों हैं? अरे जनता को जनता क्यों नहीं मानते? अरे हमारा मुंह मत खुलवाओ। हम आपका मुंह क्या, हम तो आपका खजाना खुलवाएंगे। याद रखो, अगर तुम इसी तरह बातें करते रहे तो हम अपने खजाने से तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे। आप नहीं देंगे तो क्या हुआ? हम अम्मी से ले लेंगे। अम्मी से ले लेंगे? तुम्हारे अम्मी के पास है ही क्या? अम्मी के कदमों में जन्नत है। अच्छा, अम्मी के कदमों में जन्नत है ये याद है, और अब्बा के पैरों में जूता है ये हम अनारकली से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तुम्हें अपनी मोहब्बत को भूलना होगा। नहीं भूल सकते, क्योंकि मोहब्बत की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होते। तुम्हारी सोच अश्लील चित्रों की प्रदर्शनी हो गई है। अब्बा जान, आप मोहब्बत के खिलाफ खड़े होकर जुल्म का साथ दे रहे हैं। तुम्हारी शादी किसी शाही खानदान में ही होगी। शरीफ खानदान वाले लोग भी किसी शाही खानदान से कम नहीं होते। अनारकली के अब्बा निहायती सीधे व मजहबी आदमी हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितने मजहबी और शरीफ हैं। उन्हें जूता भी लेना होता है तो बाजार की तरफ नहीं, मस्जिद की जानिब जाते हैं। अगर हमारा निकाह अनारकली से हो गया तो मुल्क के मामले सुधर जाएंगे। सलीम, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। कल को कहोगे ये जमीन हमें पसंद नहीं है, नई जमीन ला के दीजिए। कहोगे आसमान पुराना हो चुका है, नया आसमान ला के दीजिए। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। सलीम, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, आखिर ये मोहब्बत है क्या? मोहब्बत, ये दुनिया एक बहुत बड़ा गोला है, और मोहब्बत इस बहुत बड़े गोले में एक छोटा सा गोला है। इस बड़े गोले को इस छोटे गोले से ही रोशनी मिल रही है। वो सब अपनी जहाँ ठीक है। तुम तो मुल्क में अमन और शांति की बात करने वाले थे, तुम अपनी मोहब्बत की बात करने लगे। मुल्क में अमन, चैन और तरक्की ये मोहब्बत के रास्ते से ही आएगी। अरे अनारकली को भूल जाओ, बहुत से मुल्कों की राजकुमारियां तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तो जिससे कहोगे हम तुम्हारी शादी उसी से करा देंगे। बादशाही का यही निजाम मुल्क को बर्बाद किए हुए है बाबू, कि जिनका पेट भरा है उन्हें कूट-कूट कर खिलाओ, और जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, उन्हें कूट-कूट कर हटाओ। हमें तुम्हारी मोहब्बत मंजूर नहीं है। तो हमें भी आपकी नफरत और भय की सियासत मंजूर नहीं। तो क्या कर लोगे? हम मुल्क के तमाम मोहब्बत करने वालों को अपने साथ लेकर आपके खिलाफ फौज खड़ी कर देंगे। यानी हमारे से जंग करोगे? जंग लाजमी है तो जंग ही सही। शेखू, मेरे बच्चे, क्या मैंने इसी दिन के लिए खुदा से तुम्हें मांगा था? अरे जब एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते तो खुदा से हमें मांगा ही क्यों था? इसीलिए हम अपने हर मिलने वाले से यही कहते हैं कि अपनी दुआओं में अल्लाह से बेटा नहीं बेटी मांगो। अब्बा हुजूर, अगर किस्मत से ये सत्ता मिली है ना तो इस पर इतना घमंड नहीं करते। आपको तो अपने कदम कदम पर प्यार बांटते रहना चाहिए। तुम्हारी बात सही है, लेकिन अनारकली से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, ये हमारा आखिरी फैसला है। अनारकली, हमारी जोड़ी तो जन्नत में बनी है अब्बा जान, कि जमीन पर तो बस रिसेप्शन होना है जो हम होने नहीं देंगे। अरे छोड़िए भी, आज तक जमीन पर ऐसा कोई एडिटर पैदा नहीं हुआ जो अल्लाह के लिखे को संपादित कर सके। सलीम, हमारे गुस्से से डरना सीखो। जहां बना हमें डरना आता है। हम जानते हैं कि किससे डरना है और किससे नहीं डरना। जिससे डरना होता है उससे हम बखूबी डरते हैं, और जिससे नहीं डरना होता ना उससे हम मृत्यु से भी नहीं डरते। सलीम, हमारी बात को समझो। अनारकली किसी शाही खानदान से नहीं, हमारे घर की बहू वही होगी जिसकी रगों में राजाओं और महाराजाओं का खून होगा। इश्क की रुत में तो
भिखारी भी राजा महाराजा हो जाते हैं। हम समझे नहीं। आप समझोगे भी नहीं। हवाओं का लहजा बस दरख्त जानते हैं। हमें कुछ भी हो, हमें तुमसे बहस नहीं करनी है। अनारकली से शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये हमारा आखिरी फैसला है। तो हमारा भी आखिरी फैसला सुन लीजिए। हम इस मुल्क के तमाम मोहब्बत करने वालों को अपने साथ लेकर नफरत की सियासत करने वालों को तख्त से उतार देंगे। नादान आशिक, जितनी तलवारें हमारे पास हैं, उतनी तलवारें तुम कहां से लाओगे? बेशक हमारे पास तलवारें कम होंगी अब्बाजान, मगर मोहब्बत के खातिर कटने वाले सर अनगिनत होंगे। तो तुम जंग हार जाओगे। जंग जीतने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तो बस मकसद जीतना चाहते हैं, ताकि कयामत तक इस जमीन पर मोहब्बत कायम रहे। सलीम, क्या तुम मोहब्बत की खातिर मर भी सकते हो? हाँ अब्बाजान, हाँ। ये दुनिया मोहब्बत से ही चल रही है। मोहब्बत से ही इस दुनिया का निजाम चल रहा है। इस दुनिया में मोहब्बत के सैकड़ों रूप हैं। जो आशिक और माशुका की मोहब्बत को ही मोहब्बत समझते हैं, अरे वो क्या खाक मोहब्बत समझते हैं। इंसान की जिंदगी में मोहब्बत का पैमाना बहुत बहुत बड़ा है। मुल्क से मोहब्बत, मजहब से मोहब्बत, तालीम से मोहब्बत, उस्ताद से मोहब्बत, कुदरत से मोहब्बत, जानवरों से मोहब्बत, परिंदों से मोहब्बत। ये दुनिया एक बहुत बड़ा कारखाना है जो मोहब्बत की इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है। जो लोग बरसों पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, अगर आज भी उन्हें याद किया जाता है तो जरूर वो अपने पीछे मोहब्बत की कोई ना कोई किस्म छोड़ गए हैं। अब्बाजान, इस दुनिया के जिस्म में मोहब्बत रीढ़ की हड्डी की तरह मौजूद है, और जिस दिन ये मोहब्बत खत्म हो गई अब्बाजान, जिस दिन ये मोहब्बत खत्म हो गई, ये दुनिया भर कर गिर पड़ेगी, बर्बाद हो जाएगी। सलीम, क्या मोहब्बत इतनी ताकतवर होती है? यकीनन। अनारकली, कहिए शहजादे। अनारकली, चलो हम साथ मिलकर इस दुनिया को सुधारते हैं। ये जमीन की बीमारी है, इसका इलाज करने आसमान से कोई नहीं आएगा। मोहब्बत की दवा से ही ये नफरत के कीटाणु नष्ट होंगे। हाँ शहजादे, मोहब्बत की दवा से ही नफरत के कीटाणु नष्ट होंगे। मोहब्बत की दवा से ही ये नफरत के कीटाणु नष्ट होंगे। मोहब्बत की दवा से ही नफरत के कीटाणु नष्ट होंगे। मोहब्बत की दवा से ही ये नफरत के कीटाणु नष्ट होंगे। मोहब्बत की दवा से ही नफरत के कीटाणु नष्ट होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद 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 ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। दौलत की जंजीरों से दूर, दौलत की जंजीरों से दूर रहती है भेष में गांधी बाबा अब फिर से अपना देश में। ओ गांधी बाबा अब फिर से अपना देश में। ओ गांधी बाबा अब फिर से अपना देश में। लेके अब भेष में गांधी बाबा अब फिर से अपना देश में। ओ गांधी बाबा अब
बाबा आओ फिर से अपना देश में। निंदा चोरी घुसखोरी अपराध के फूल फुलाइल बा, चौराहे पर खड़ा राही अपन राह भुलाइल बा। आपन राह भुलाइल बा, आपन राह भुलाइल बा। निंदा चोरी घुसखोरी अपराध के फूल फुलाइल बा, चौराहे पर खड़ा राही अपन राह भुलाइल बा। आपन राह भुलाइल बा, आपन राह भुलाइल बा। आई रहिया दिखाई उपदेश में गांधी, बाबा आओ फिर से अपना देश में। ओ गांधी बाबा आओ फिर से अपना देश में। ओ गांधी बाबा आओ फिर से अपना देश में। ओ गांधी बाबा आओ फिर से अपना देश में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज समारोह की दूसरी प्रस्तुति। अजय केसरी द्वारा निर्देशित नाटक, और इसके लेखक हैं अख्तर अली जी। और मैं आग्रह करूंगा केसरी जी से कि वो पात्रों का परिचय करें। सलीम की भूमिका में हर्ष श्रीवास्तव, अनारकली की भूमिका में दिव्या शुक्ला, दुर्जन सिंह की भूमिका में अनुराग केशरी, मुर्दे की भूमिका में अमित श्रीवास्तव, मुख्य गायक रंगकर्मी और गमगीन की भूमिका में अमित यादव, नेता कल्याण सिंह, प्रहरी नंबर 1 हरि नारायण पांडे, प्रहरी नंबर 2 और बशीर टेलर की भूमिका में नरेंद्र कुमार यादव। अब हम आपको मंच के पीछे जो हमारे साथी थे उनका भी परिचय कराना चाहेंगे। प्रकाश संयोजन था सुजय घोष का, संगीत संयोजन और तबला पर थे राकेश कुमार सिंह, रूप सज्जा संजय चौधरी एवं बादशाह की भूमिका में और इस नाटक के निर्देशक के रूप में मैं स्वयं अजय केसरी। अजय केसरी जी का स्वास्थ्य लगभग पिछले 3-4 महीनों से गड़बड़ है और काफ़ी प्रॉब्लम में है वो, लेकिन उसके बाद भी हमारे आग्रह पे यहाँ पे आए। ये नाटक की शक्ति है, ताकत है, जो अभी फिर ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाएंगे। तो मैं अनुरोध करूँगा राधेश्याम दीक्षित जी से कि कृपया मंच पर आएँ और निर्देशक को सम्मान पत्र प्रदान करें। दीक्षित जी। राधेश्याम दीक्षित जी हमारे शहर के बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं। और मैं कहता हूं कि ये शुभ कार्य हमारे
यही करें, ज़्यादा बेहतर है। बहुत ही अच्छा प्ले, बहुत अच्छा प्रदर्शन। मैं खासकर जो है वो जो 2-3 एक्टर थे उनकी तो जितनी तारीफ करें कम है। मुर्दा हमारे जो है उनके ऊपर हर को जो है उनके डायलॉग्स का हंसी आ रही थी। सलीम साहब तो खैर अनारकली के पीछे परेशान थे, तो सलीम साहब की भी एक्टिंग अच्छी रही। वैसे सभी की एक्टिंग अच्छी रही मेरा कहना है, और बहुत अच्छा रहा क्योंकि प्ले एक ही स्टाइल पे अगर होगा तो फिर तो सब कॉमन बात हो जाएगी। हम देखने को मिलता है कि प्ले में हर प्ले में आप देखेंगे कोई नई बात देखने को मिलेगी। इस प्ले में भी जो है वो एक नई बात देखने को मिली है? हाँ, दिन था, तो ये अच्छा एक दिन था और ये बहुत ही अच्छी तरीके से उसको दिखाया गया है कि किस तरीके से किस स्टोरी के साथ अनारकली और इनके साथ मिलाते हुए और आजकल की उसको कंप्लीट किया गया है, किस तरीके से उसको मिलाया जा सकता है आजकल के उसमें परिप्रेक्ष्य में। तो इस शब्दों के साथ मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ासकर हमारे इनकी तो जितनी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि बहुत हिम्मत की बात है। इतने प्ले 10 प्ले हम लोग को करने हैं और 6 दिन तक करने का बात थी। तो जो करता है, पहले इससे पहले कहा गया था, इलाहाबाद के जो लोग हमारे वो जयपुर से आए थे, उन्होंने ये बात बहुत सही कही थी कि रंगमंच का करना एक बहुत दिक्कत का काम है। कितने दिन तक रिहर्सल करना पड़ता है, समोसा खाया, चाय पी, रिहर्सल किया, और उसके बाद जो है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में अगर क्या कहते हैं आपको तालियां न मिली तो फिर कलाकार को ऐसा लगता है कि हमारा करना बेकार रहा। हमारे ऊपर उन्होंने कटाक्ष भी किया सलीम साहब को उन्होंने कि क्या कहते हैं दर्शक कम है, तालियां कम है। ये मैं मानता हूँ, दर्शक कम है और तालियां कम थी, मगर तालियां आपको अच्छी मिली है, ऐसी बात नहीं है। प्ले को तालियां मिली है और हम लोग की पीड़ा है जो कभी कभी दिखाया भी है कि रंगमंच को क्या मिलता है। रंगमंच को तो कुछ भी नहीं मिलता, उसका कोई एसोसिएशन भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है। तो रंगमंच की तरफ आप लोग जुड़े, क्योंकि लाइव हिलेरियस कॉमेडी जो देखने को मिलती है वो आपको सीरियल से मिल ही नहीं सकती। सीरियल से आप कैसे हंसेंगे, कोई बात ही नहीं। यहाँ आपको सिचुएशन कॉमेडी मिलती है, ड्रेस कॉमेडी मिलती है, तमाम तरह की कॉमेडी आपके सामने आती है, और उससे आपको डायलॉग्स कॉमेडी मिलती है। तो ये सब जो है वो हमारा ख्याल है कि लोगों को जुड़ना चाहिए, और इससे एक अच्छा जो है एंटरटेनमेंट होता है। मैं दीक्षित जी से कहूँगा ये रिमार्क ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सीनियर हैं। मैं क्या रिमार्क करूं, सच बात तो ये है कि इस नाटक के माध्यम से हमारे समाज के विभिन्न पक्षों पर बहुत ही करारा व्यंग किया गया है, और ये व्यंग एक हास्य के माध्यम से जो इन लोगों ने अनारकली और अकबर और आपके ये सलीम और बाकी जो मुर्दों के लिए बात की गई है, वास्तव में वो कितना बड़ा कटाक्ष था। और उन नेताओं पे भी जो कफन भी नहीं मिल पाता है इंसानों को, और एक बहुत ही सुंदर कटाक्ष किया गया है। मैं इनके निर्देशक और उन सभी पात्रों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम चाहते हैं कि ये नाटक आगे बढ़ते रहे। हाँ, कुछ थोड़ा सा चाहेंगे आखिरी में कुछ संवादों को अगर थोड़ा सा कम कर दिया जाए, क्योंकि कुछ जगह ये ड्रैग कर रहा है, इसको गति देने की ज़रूरत है। मेरा ऐसा मानना है, वो बाकी तो निर्देशक ज़्यादा समझदार है।
अगर उसको करने में थोड़ा नाटक गतिशील हो जाएगा। बाकी आपने सबने देखा, प्रशंसा की, आप लोगों ने भी इनकी तालियां बजाई और हंसी भी। बधाई देता हूँ इन सबको और इनकी मेहनत करके इलाहाबाद की टीम और जयपुर की टीम आज रात में रवाना हो जाएगी, वापस जाएगी। और कल हम लोग 2 नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। दोनों दिल्ली की टीम है, हालांकि एक ग्वालियर की टीम आनी थी तो उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई, तो दिल्ली से ही 2 टीमें आ रही हैं। तो 2025 एक नाटक है, बड़ा सस्पेंस वाला नाटक है, थ्रिलर है और उसमें समझ में नहीं आ पाएंगे आप लोग कि मतलब जो है क्या होने वाला है आगे। बहुत ज़बरदस्त नाटक, पीयूष मिश्रा जी का लिखा हुआ है। और दूसरा नाटक है सलाह, जो 2 महिलाओं की कहानी है। तो फिर आपको एक नई वैरायटी का देखने को मिलेगी। इसी कामना के साथ कि आप लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हों, आज का समापन करते हैं। शिवरात्रि।